सो होमीज परफेक्ट टर्न के इस पार्ट की स्टार्टिंग में वहीं से होती है जब हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि शी हाउ पहुंच जाता है उस एलिक्सर के साथ उसे ब्यूटी लेवल्स के पास जहां पर उसे वही डिवाइन ट्रेजर मिलने वाला है। यहाँ शी हाउ अपने पास मौजूद काफी सारे ट्रेजर्स के जरिए से ब्यूटी सैंड को कलेक्ट कर लिया था। इस दौरान सभी लोग शी हाउ के बैकग्राउंड को जानने के लिए काफी ज्यादा इच्छुक हो जाते हैं क्योंकि उसके पास वो ब्यूरियल जो एंशिएंट कल्ड्रन है वो मिला था। लेकिन उस पार्ट के एंड तक यहाँ पर एक पावरफुल बीइंग आ चुका था जिसके चलते यहाँ शेंगजन समेत जितने भी ब्यूरियल मास्टर थे वो सबके सब यहाँ से उल्टे पैर भागने लगते हैं। लेकिन ये बंदा जो ऑरा रिलीज कर रहा था न जाने क्यों शी हाउ को वो काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा था। और अब इस पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर इस पावरफुल बीइंग का राज क्या है और इसके पीछे की क्या मिस्ट्री है। और अब आगे सो होमीज इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले यहाँ शेंगजन के पार्टनर को दिखाया जाता है जो कि उस वनरेबल को देख कर ना बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है ये तो वही है जिनके बारे में मैंने सुना था, वनरेबल शुगु, जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इस हद तक इनकी पावर पहुंच चुकी थी कि ये बहुत ही जल्द इमॉर्टल बनने वाले थे। इनका नाम पूरे के पूरे ब्यूरियल लैंड में बहुत ज्यादा फेमस है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इमॉर्टल बनने से पहले इनके साथ एक हादसा हो गया और इन्होंने अपनी सोल को ही पूरी तरीके से खो दिया। ये कहते हुए वो चिल्ला उठती है जिसके चलते शी हाउ भी इसकी बात सुन लेता है और अब शी हाउ भी इसके बारे में सोच में पड़ जाता है कि वाकई में ये है तो है कौन। अब तभी यहाँ दूसरा बंदा जो कि एंशिएंट टंग में कुछ बोलने लगता है जो कि इतनी ज्यादा हार्ड है कि मुझे तक समझ नहीं आ रही। वो यहाँ पे गुर्राते हुए एकदम चिल्ला चिल्ला के ऐसा लग रहा है कि किसी को ऐसे गलिया रहा हो, ऐसे एकदम रगे इसकी फूल जाती है, आंखें फट के जैसे बाहर आ जाए। ये देखकर शी हाउ कहने लगता है कि पागल वागल हो गया क्या, चिल्ला क्यों रहा है और किस पे चिल्ला रहा है। अब यहाँ इस कदर की भयानक ये भाषा बोलता है कि हमारा जो लिटिल एलिक्सर है इसको भी कुछ भी समझ नहीं आता और कहने लगता है कि यार ये जो कुछ भी बोल रहा है ना इस बार तो ये मेरी टहनियों के ऊपर से जा रहा है, तो प्लीज मुझे थोड़ा आराम दो और मुझसे मत पूछो, वैसे भी मेरे कान पकने लगे हैं। तभी इसकी नजर जाती है शी हाउ यानी कि हमारे होंग के ऊपर और ये किसी पागल भैंस की तरह सीधा उसकी तरफ दौड़ने लगता है, जो देखकर शी हाउ बिना किसी देरी के वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब यहाँ शी हाउ के रास्ते में जो बंदा आता है ना यहाँ पे वो उसे मार के निपटा देता है। तभी उसकी नजर वापस से उस पे जाती है और ये फिर से यहाँ से टेलीपोर्ट होकर शी हाउ की तरफ रुख मोड़ता है और वो हवा में इसकी ओर घुसा मारता है, लेकिन वो फिर से गायब हो जाता है और जहाँ पे शी हाउ पेड़ होता है वहाँ पर ये वापस से पहुंच जाता है और वहाँ उससे पहले पहुंचने साथ ही हवा में वो मुक्का मारता है, लेकिन शी हाउ फिर से यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो उसके मूवमेंट को भी प्रिडिक्ट कर पा रहा है। इसी के साथ ये हवा में अपने मुक्के को टाइट करता है और फिर शी हाउ की तरफ इसे चला के मारता है, जिसके चलते अब शी हाउ को यहाँ से टेलीपोर्ट होने तक का मौका नहीं मिल पाता। जैसे ये मुक्का पड़ने वाला था शी हाउ और उसके एलिक्सर को, तभी अचानक से एलिक्सर का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है ये एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ एक ह्यूज सा इम्पैक्ट उसकी बॉडी से रिलीज होता है कि जिसके चलते यहाँ ये जो एंशिएंट बीइंग था ना ये काफी दूर जा गिरता है, इतनी दूर की जो यहाँ आसपास के ब्यूरियल मास्टर्स थे वो सब भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो कहने लगते हैं कितना पावरफुल एंशिएंट बीइंग, आखिर ये कौन है और ये कहाँ से आया है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, सबके सब यहाँ से भागो वरना ये हमें बिल्कुल राख कर देगा। अब तभी यहाँ हम देखते हैं कि वो बंदा यानी कि वो जो एंशिएंट बीइंग था जो कि जमीन पे गिरा हुआ था वो अचानक से अपनी पावर्स को गैदर करते हुए तेजी से उसे रिस्टोर करते हुए वापस से शी हाउ की तरफ लपकने के लिए रेडी हो जाता है। इस दौरान शी हाउ ये नजारा देखकर समझ आता है कि यहाँ से निकलने में ही बेहतरी है, तो वो और एलिक्सर दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और रास्ते में एलिक्सर उसे कहने लगता है कि पता नहीं सुबह सुबह आखिर मैंने किसका मुंह देख लिया जो ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। जिस पे शी हाउ कहने लगता है कि हाँ ये सवाल तो मैं भी कर सकता हूँ और वैसे ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है और जिस बॉक्स से ये आया है आखिर इसकी मिस्ट्री क्या है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। जिस पे वो एलिक्सर हांफते कांफते कहने लगता है कि देख भाई इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत कर, इस वक्त मेरी जान पे बना चुकी है, यहाँ से निकलते हैं, फिर जो मर्जी चाहे तो पूछ लेना और वैसे भी मैं कोई डिक्शनरी नहीं हूँ कि तुम जो मर्जी चाहो मुझसे पूछोगे और मुझे सबका जवाब पता होगा, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, चुपचाप यहाँ से निकलो। और मैं इतना जानता हूँ कि ये जो बॉक्स है इसने इस बंदे को इसके अंदर बहुत सालों से ट्रैप करके रखा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त बीता गया इसकी ताकत गुजरते वक्त के साथ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और आज ये इसे तोड़ के बाहर आ चुका है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो जो बंदा था ना वो यहाँ किसी क्रीपी से मॉन्स्टर की तरह अपने हाथ पैरों को घसीटते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगता है और फिर वापस से गुर्राते हुए एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ कहता है। तभी उसकी नजर फिर से उसी एलिक्सर और शी हाउ पे जाती है, वो इनकी तरफ देखता है और कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में बड़बड़ाते हुए वापस से उसके ऊपर चार्ज कर देता है। अब शी हाउ जो कि भाग रहा था वो देख के समझ आता है कि नहीं, भागने से हम इससे जान नहीं छुड़ा सकते, ये हमारे पीछे ऐसे ही आता रहेगा, हमें कुछ सॉलिड करना होगा। इस दौरान शेंगजन और उसके पार्टनर दोनों अपनी पावर्स को गैदर करती हैं। तभी शी हाउ भी अपनी पावर्स को गैदर कर लेता है, इसे एक्टिवेट करते हुए ये लोग एक डिफेंसिव शील्ड को प्रिपेयर करते हैं। अब देखने वाली बात ये थी कि गाइस शी हाउ भी इस वक्त इंजर्ड था हल्का सा और यहाँ उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा था कि इस बार बहुत ही सॉलिड दुश्मन से पाला पड़ा है। तभी इन तीनों की जो डिफेंसिव शील्ड था ना उसे ये बंदा ब्रेक कर देता है, जिसके चलते तीनों बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर गिरने लगते हैं और इसका इम्पैक्ट बहुत ही ह्यूज सा था। इवन की ये जो इमॉर्टल एलिक्सर था ना वो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता और सेकंड के आधे हिस्से में एक आवाज आती है जो कि कहने लगता है सप्रेस और तभी काफी सारे जो बड़े बड़े एंशिएंट पिलर्स थे वो हवा में फ्लोट होते हुए इसी ओर बढ़ने लगते हैं। इनकी तादाद काफी ज्यादा थी और जहाँ पर वो जो एंशिएंट बीइंग मौजूद था उसके पास
पास जाके ये सब के सब एक एक करके ऐसे कतार में लगने लगते हैं कि जैसे कि वो इसे यहाँ पे स्टील करने वाले हैं, और धीरे धीरे करके इस बंदे को पूरी तरीके से सराउंडिंग में घेर लिया जाता है। जो देखकर तो ये बंदा भी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। अब ये सारे के सारे पिलर जो है थंडरस एनर्जी को गैदर करते हुए सीधा एक जगह सेंटर में उस पूरी तरीके से उतार देते हैं। और सेंटर में कौन मौजूद था? हाँ जी, वही पावरफुल बीइंग। अब यहाँ उसे बहुत बुरी तरीके से बिजली के झटके लगते हैं और एक तगड़ा वाला फॉर्मेशन भी यहाँ पे सेट हो जाता है जिसका नाम हेवन बर्निंग डोमेन लॉकिंग अरे है। और ये जो एंशिएंट फॉर्मेशन तुम देख रहे हो इसे असल में ब्यूरल लॉर्ड ने ही खुद बनाया था ताकि ये जो एंशिएंट बीइंग जो कि असल में डार्क मैटर है इसे पूरी तरीके से सप्रेस किया जाए, और ब्यूरल अबिस में ये हर बार बाहर आके ऐसे ही सबको परेशान करता है। अब यहाँ पे ये फॉर्मेशन तो सेट हो जाता है जो कि इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करने लगता है, जिसके चलते शी हाओ, शेनजन और उसकी पार्टनर को सांस लेने का मौका मिल जाता है। ये लोग भी उस जायंट से फॉर्मेशन को देख रहे थे और जो कि अपना साइज बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुका था। आधे से ज्यादा ब्यूरल लैंड पूरी तरीके से इससे कवर हो चुका था। अब ये जो डार्क मैटर सुपर बीइंग था ना, इसको यहाँ पे वो जो थंडर थी वो पूरी तरीके से बर्न आउट कर देती है और ये नथिंगनेस में बदल जाता है। धीरे धीरे करके जो बचे कुछ अवशेष थे वो हवा से नीचे की ओर गिर रहे थे। यहाँ शी हाओ जो कि ये सारा नजारा देखे जा रहा था ना, अचानक से वो जोन आउट होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने की चीज ब्लर हो रही है और वो एक सेकंड जैसे पॉज कर जाता है। तभी सामने यहाँ पर एक पर्पल कलर का मिस्टी बॉल बनता है जो कि धीरे धीरे करके एक्सपेंड करते हुए ब्यूरल लैंड के आसपास की जगह को जैसे अपने कवर में ले लेता है और ये ऐसे ना सेकंड के आधे हिस्से में होता है। तो यहाँ जब ये सारी चीजें हो रही थी अचानक से हम देखते हैं कि इनके सामने एक ग्रीन कलर के एनर्जी बॉल्स आपस में मंडराना शुरू कर देते हैं जो कि असल में मैरियार्ड सोल ब्यूरल डोमेन है जो कि ब्यूरल रॉड्स के प्रेशर का स्पिरिचुअल शॉक है। और यहाँ पे अचानक से एक इल्यूजन सा क्रिएट होने लगता है जिससे एक एक करके काफी सारे एनर्जी बॉल्स जो है वो यहाँ पे गैदर होने लगते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि शी हाओ को अभी असल में थोड़ी देर पहले कुछ फील हुआ था, तो ये असल में उसी शॉक वेव का नतीजा है जैसे कि शी हाओ ने फील किया था। अब यहाँ वापस हम शी हाओ को देखते हैं, वो यहाँ पे इससे पहले कि कुछ समझ पाता अचानक से इन सभी के सामने एक जायंट सा स्टोन स्टैचू जैसा एक क्रिएचर आ जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और यहाँ इसका जो साइज था ये बहुत ज्यादा ह्यूज था, बट सडनली इसकी जो आइज थी ये यहाँ पे रोटेट करने लगती है और अगले ही पल ये बिल्कुल जिंदा हो जाता है और इसकी बॉडी के अंदर से काफी अमाउंट में डेथ ऑरा रिलीज हो रहा था। इसी के साथ वो यहाँ पे तेजी से रोर करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में ये मिस्टीरियस ब्यूरल किंग का जो डिवाइन सेंस अवतार है वो मौजूद था। और रेफरेंस तो यही दिया जा रहा है कि ये ब्यूरल लैंड का जो सस्पेक्टेड लॉर्ड है उसका डिवाइन सेंस का अवतार है, लेकिन ये तो इसका जैसे आधा हिस्सा था। ऊपर से एक और बड़ा सा क्रिएचर सामने की ओर बढ़ रहा था जिसका साइज इससे भी 3 गुना ज्यादा है और अचानक से इसके मुंह से एक तेज रोड की साउंड बाहर निकलती है जिसके साथ ही काफी सारे जो ब्यूरल क्रिएचर्स थे वो एक एक करके हवा में फ्लोट करते हैं और सीधा इन सभी के ऊपर टूट पड़ते हैं। ये देखते साथ ही शी हाओ यहाँ पे खतरे को आभास कर लेता है, पर इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता मैंने जो बताया था ना जो डेथ ऑरा निकल रही थी वो धीरे धीरे करके पैरों के पास इनके जाकर इन्हें जकड़ लेती है जिसके चलते शी हाओ समेत कोई भी यहाँ से हिल नहीं पाता। इवन कि शी हाओ जब अपने हाथों को रोटेट करने की कोशिश करता है तो उसे वो फील तक नहीं हो रही थी और ये जो डेथ ऑरा थी ब्लैक कलर की वो अचानक से ब्लैक फ्लेम में कन्वर्ट हो जाती है, इनकी पूरी बॉडी को बर्न आउट करने लगती है। लेकिन यहाँ पे किसी को भी दर्द नहीं हो रहा था, शी हाओ भी बस ये सारी चीजें देख पा रहा था। और जैसे ही वो सामने देखता है काफी सारे स्केलेटन वाले जो फिगर थे यानी कि जो ब्यूरल क्रिएचर थे वो इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इनमें से एक जैसे शी हाओ से टकराता है शी हाओ अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। वो जब सामने देखता है तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे वो जो डिवाइन सेंस वाला अवतार था वो भी उल्टे पैर यहाँ से जाने लगता है और अचानक से ये जो डिवाइन सेंस का जो अवतार था जो कि जा रहा था ये अचानक से रुक जाता है, शी हाओ की तरफ देखने लगता है जिसके चलते शेनजन इमीडिएटली उसके सामने जाके हाथ पैर जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ क्या आप वही हैं, क्या आप हमारे रियलम के लॉर्ड हैं। पर इससे पहले कि ये लोग कुछ जवाब सुन पाते धीरे धीरे करके यहाँ पे जो डिवाइन सेंस का अवतार था वो पूरी तरीके से बर्न आउट होने लगता है, इनकी बॉडी पूरी तरीके से गायब हो रही थी। लेकिन शेनजन वापस से पूछता है कि बताइए क्या आप वही हैं जिन्हें की ब्यूरल अबिस के अंदर जो उसका डीपेस्ट एरिया है वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से सील करके रखा गया है, क्या बताइए आप हमारे वही रियलम लॉर्ड हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो चुका था और इन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल पाता। तभी यहाँ पे जो शेनजन की पार्टनर थी वो अपने पास से अपने डिवाइन मेडिसिन को बाहर निकालती है जो कि उसके आसपास एक चक्कर काटते हुए उसकी इंजरीज को हील कर देती है। यहाँ वाले एलेक्सर भी शी हाओ को वो बॉक्स दे देता है। ये देखकर खुद शी हाओ भी थोड़ा सरप्राइज था। यहाँ तभी वो लेडी से कहने लगती है कि ब्रदर हुआंग आपने फील किया ना कि उसकी पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग थी, इतनी कि मैंने आज से पहले इतनी टेरिफाइंग माइट को कभी फील नहीं किया। और मुझे बताते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा है कि लगता है कि ये जो हमारे रियलम लॉर्ड है इनके बस उंगलियों का एक हल्का सा इशारा था। और आपको तो इसके बारे में हमसे भी अच्छे से पता होगा, आफ्टर ऑल आपका बैकग्राउंड कितना ज्यादा मिस्टीरियस है यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। और शायद यही रीजन है कि इतने क्योटिक माहौल में भी आपको ये जो ब्यूरियल ट्रेजर बॉक्स है ये मिल गया। और मुझे नजर नहीं आया कि आखिर आपने इसे ऑब्टेन कैसे किया, वो भी ऐसी सिचुएशन में। तभी यहाँ उसकी नजर भी उसी बॉक्स पे जाती है और तभी शी हाओ भी समझ आता है कि जब यहाँ पर सबसे पहली बार उस बंदे ने उसके ऊपर हमला किया था तो ये असल में इस बॉक्स के चलते ही रिपेल हो गया था। और अब क्योंकि शी हाओ के पास ये बॉक्स है इसी के चलते जो इनका ब्यूरियल लॉर्ड है ना वो उसकी मदद करने के लिए आया। उसने अपने एक डिवाइन अवतार को भेज के उनकी मदद की और तभी वो कहने लगती है कि जरा इस ट्रेजर को देखो, इससे कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑरा फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसी के साथ वो यहाँ शी हाओ के पास आकर उससे रिक्वेस्ट करती है और कहने लगती है कि इसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है ना वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है और
और मेरा इंटरेस्ट भी जा रहा है। तो ब्रदर हुआंग, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए स्टडी कर सकती हूँ प्लीज, मुझे बस एक बार स्टडी करना है। तभी शी हाओ उसे वो बॉक्स दे देता है और लेडी उसे टच करती है और उसकी ऑरा को जैसी वो फील करती है ना, तो वो बहुत ही अच्छा अंदर से फील करती है और कहने लगती है कि इसका पैटर्न इतनी प्योर ऑरा को कंडेंस किए हुए कि जैसे ही मैंने इसे छुआ इसने मेरे माइंड एंड हार्ट दोनों को बहुत ही अच्छे से प्योर कर दिया और जैसे मुझे दाव कॉम्प्रिहेंशन के इसने बहुत करीब कर दिया हो। मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर ये चीज क्या है, पर इतना मैं समझ गई कि ये कहीं ना कहीं हो ना हो हमारे जो ब्यूरल लॉर्ड है उससे कनेक्टेड है। अब यहाँ वो शियाओ को इसे लौटा देती है और शियाओ भी मन में कहता है कि हाँ बात तो इसने सही कही है, वरना वो हमारी मदद करने के लिए क्यों आता। तभी वो अपने एलेक्सर से पूछता है कि बताओ तुम कब तक चुप रहोगे, तुम्हें इसके बारे में क्या पता है। जिसमें वो कहने लगता है कि अरे यार मैं तो इसके बारे में बात तक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूँ, कभी कभी लगता है कि मुझे इतनी नॉलेज है ही क्यों। देखो बड़े मियाँ, बात ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे पता तो है लेकिन मैं उन्हें नहीं बता सकता और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा रिस्क है। मैं कभी कभी बताना तो चाहता हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकता और तुम्हें समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। और तभी ये जो बॉक्स है ये हवा में फ्लोट करने लगता है और यहाँ से थोड़ा दूर जाने लगता है। शी हाओ उसकी बातें गौर से सुनता है और अचानक से वो जो बॉक्स है वो फ्लोट करके सीधा उसके हाथ में पहुंच जाता है और यहाँ वो एलेक्सर कहने लगता है कि इतना जान लो कि अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो भी तुम उसे समझ नहीं पाओगे, ये इतना ज्यादा पेचीदा है। तो बेहतर यही होगा कि फिलहाल के लिए इसे अपने पास रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है क्योंकि इसके चलते तुम सेफ रहोगे। अब यहाँ पे वो उस बॉक्स को उसके कमर से बांध देता है और अगले ही पल एक बहुत बड़ा सा क्रैक बनता है, यानी कि ये जो ब्यूरियल अबिस है इसके डीप में एक क्रैक बनने लगता है। जिसे देखते साथ ही शेंजन कहने लगता है कि हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि जब ब्यूरियल अबिस का जो डीपेस्ट एरिया का जो क्रैक ओपन होता है तब तक ऐसे ऐसे खतरे हमारे सामने आते रहेंगे जिसे कि हम प्रोडिक्ट तक नहीं कर सकते, इसलिए सभी लोग चौकन्ने रहना। अब यहाँ पे वो क्रैक बढ़ता चला जाता है और शेंजन वापस से सभी को आगाह करते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं, और वैसे भी अगर हमें दाव को कॉम्प्रिहेंड करना होगा तो हमें जिंदगी और मौत की बाजी लगानी होगी। हम बहादुर हैं और हम वॉरियर्स हैं और वॉरियर्स कभी किसी चीज से डरते नहीं। कहते हुए वो सभी को गुड लक कहता है और यहाँ से सबसे पहले उस अबिस की ओर जाने के लिए बढ़ जाता है, जो देखकर यहाँ पे उसके पार्टनर कहने लगते हैं कि जरा देखो तो ये कितना बड़ा वाला लालची है, हमें यहाँ पे ऐसे ही अकेले छोड़ के निकल गया। तो यही बात इसकी से सबसे ज्यादा अलग बनाती है। तो ब्रदर हुआंग बताओ आखिर तुम्हारा क्या कहना है, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ, क्या तुम हमारे साथ आओगे? अगर आते हो तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम्हारी छोटी बहन को तुम अकेला तो छोड़ना चाहोगे नहीं, क्यों है ना? अब तभी यहाँ पे शी हाओ मन में सोचने लगता है कि ये जो डीपेस्ट एरिया है यहाँ पे ब्यूरियल अबिस के अंदर चांसेस की तो कोई कमी नहीं है और शायद ऐसा भी चांस मिल जाए कि मैं एक ब्यूरियल किंग बन जाऊँ और मैं फिर ग्रैंड एल्डर और मेरे लोगों की मदद भी कर पाऊँ अगर मुझे ये चांस मिलता है तो। अब यहाँ पे शी हाओ हर एक चीज को वापस से रिकॉल करने की कोशिश करता है, हर एक चीज को, हर एक पहलू को वो सोचता है कि कैसे जब ये चेस्ट उसके पास आया तभी जब उस डार्क मैटर ने यानी कि वो जो पावरफुल बीइंग था उसने हमला किया था तो कैसे इस चेस्ट के चलते इनके पास मदद आ गई और फिर अचानक से ये फॉर्मेशन का एक्टिवेट हो जाना और उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। ये सब कुछ हो ना हो लेकिन उस चीज से ही लिंक्ड है, यानी कि इस चेस्ट बॉक्स से। अब शी हाओ खुद से मन में कहने लगता है कि मुझे सबसे पहले इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा और अगर मुझे ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है तो मुझे हर हाल में इस डीपेस्ट एरिया में तो जाना ही है। अब यहाँ पे तभी वो उस लड़की से कहने लगता है कि ठीक है फिर क्योंकि तुमने मुझे अपना भाई माना ही है तो फिर मुझे तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा। ये कहते हुए वो उससे कहने लगता है कि अब हम इसके अंदर जाएंगे और दोनों के दोनों एक साथ उस क्रैक के अंदर जंप लगा देते हैं। इसी के साथ अब हमें यहाँ डीपेस्ट एरिया का सीन दिखाया जाता है जो कि ब्यूरियल अबिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ काफी सारे सीक्रेट्स मौजूद है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्शल एरिना जो कि इंपीरियल पास के काफी क्लोज का एरिया है वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ बहुत से लोग मौजूद है और यहाँ इनका जनरल बताने लगता है कि आप सभी ने देखा वो बड़ा सा जाइंट हाथ जिसने की हेवन अबिस तक को भी पूरी तरीके से हिला के रख दिया। सभी ने उस नजारे को देखा है, उस अजीम ताकत को विटनेस किया है ना? तो आखिर आप सभी लोग इस चीज को डिनाई कैसे कर सकते हैं? आप सब ने देखा कि वो बड़ा हाथ उसी डायरेक्शन में गया है, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन जहाँ पे हुआंग गया है। तो अब बताइए आखिर आप लोगों के पास ऐसा कौन सा रीजन है कि जिसके चलते आप इस बात से डिनाई करोगे कि हुआंग फॉरेन रियलम के साथ नहीं मिला है? बताओ इसका क्या सबूत है? अब तभी हमें काउंसिल हॉल का सीन दिखाया जाता है जो कि इंपीरियल पास के पास मौजूद है। अब यहाँ पे वैंग फैमिली का ये एल्डर शी हाओ के ऊपर काफी सारे इल्जाम लगा रहा था कि वो ट्रेडर है और उसे तो जल्द से जल्द यहाँ से मार के भगा देना चाहिए। अपने भाई जैसे दोस्त के बारे में इतनी सारी बातें सुनकर फैट गाइस से रहा नहीं जाता और वो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम पागल हो या फिर गजनी हो एक नंबर के? क्या तुम्हें याद नहीं अभी कुछ दिन पहले ही हुआंग ने कैसे अपने दम पर फॉरेन रियलम के जो 10 किंग्स थे जिन्हें की टॉप 10 किंग्स माना जाता है उन सभी को उसने निपटा के रख दिया और तुम यहाँ पर उस पर सवाल उठा रहे हो? हाँ आखिर किसने तुम्हें ये अथॉरिटी दी कि तुम उसके बारे में ये कहो? मैं तुम्हें कोई इज्जत नहीं देने वाला, अगर मेरे दोस्त के बारे में ये बातें करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हुआंग ने फॉरेन रियलम को अपने दम पर इतना बड़ा जख्म दिया है कि पूरा का पूरा 9 हेवन एंड 10 अर्थ भी उसका 1% भी अब तक नहीं दे पाया। ये बात गद्दारी की ना तो कोई भी ट्रेडर हो सकता है लेकिन हुआंग ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी यहाँ एंड किंग भी कहता है कि इसने बिल्कुल सही कहा, मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता और जो कोई भी यहाँ पर मेरे भाई को बदनाम करने की कोशिश करेगा ना तो ये किंग उसे छोड़ेगा नहीं, उसे वहीं पे वो सुला देगा और ऐसे नींद सुलाएगा कि कभी उठ नहीं पाएगा। वांग फैमिली तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे लोगों ने क्या किया? जब हम फॉरेन रियलम के साथ लड़ने में बिजी थे तुम लोग तो पीठ पीछे यहाँ अपने हाथ की सफाई दिखाने में बिजी थे और अपनी तिजोरियों को भर रहे थे और यहाँ तुम हमें लेक्चर दे रहे हो, हम पे उंगली उठा रहे हो। जिस पे वांग का इनका ये एल्डर कहने लगता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है, अगर वाकई में वो गद्दार नहीं तो एक बात बताओ अब तक वो वापस क्यों नहीं लौटा? उसे तब तक आ जाना चाहिए था, वहाँ पर तो उसका काम भी खत्म हो गया, या फिर वहाँ पर वो कुछ
कुछ खुफिया प्लानिंग कर रहा है हमारे खिलाफ। क्योंकि रिपोर्ट आया है कि इंपीरियल पास टेलीपोर्टेशन एरे का यूज करके कोई फॉरेन रियलम के अंदर एंटर हुआ है। और ये भी जानते हो कि वो जो टेलीपोर्टेशन एरे वो किस डायरेक्शन है, और इस बात को तो तुम लोग झुटला ही नहीं सकते कि हुआंग उसी डायरेक्शन गया है। तभी यहाँ जो मैडम जिन है, जो कि सुप्रीम बीइंग रियलम पे है, एक एंशिएंट एंसेस्टर जिन क्लैन की, वो यहाँ पे इन लोगों के आगे आती है और कहने लगती है कि तुम लोगों को समझना होगा, हम यहाँ पर किसी को गलत दोष ठहराने के लिए नहीं आए हैं। कुछ रीजन है जिसके चलते ही हम यहाँ आए हैं। इस वक्त हम अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर हमें कहीं पे दोष दिखता है तो अपने रियलम के खातिर हमें हर एक खतरे को एलिमिनेट करना ही होगा। आप सब लोग हमें गलत समझ रहे हैं। यहाँ पे हम किसी को जानबूझ के नीचे दिखाने या फिर दोषी ठहराने नहीं आए हैं। जो भी होगा सच सामने आ ही जाएगा, तो फिर जांच पड़ताल करने में क्या दिक्कत है। और वैसे भी जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, कोई भी इंपीरियल पास को छोड़ के नहीं जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंसेस का फादर आगे आता है और वो कहने लगता है कि अब जबकि ये बात क्लियर नहीं है कि हुआंग ट्रेटर है या नहीं, तो फिर हमें तो उसे यहाँ पे तुरंत बुला लेना चाहिए। लेकिन आप लोग ये रूल लाके ये साबित करना चाहते हो कि हुआंग यहाँ पे कहीं वापस आ ही ना पाए और कोई भी उसे रेस्क्यू करने ना जाए, है ना। वैंग फैमिली का दूसरा एल्डर कहने लगता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? हुआंग खुद ही अपनी मर्जी से डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज में गया है ना। अब तुम ये चाहते हो कि इंपीरियल पास के जो एलाइट्स है वो अपनी जान को खतरे में डालकर उसे बचाने के लिए जाए। पर क्यों भाई? क्या बाकी लोगों की जिंदगी नहीं है या फिर सिर्फ हुआंग ही इंपॉर्टेंट है? अब ये सुनते साथ ही जो फैट गाय है उसे गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि तुम लोग तो एक नंबर के डरपोक हो और यहाँ पर मुंह चलाते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? एक मिनट, मुझे तुम लोगों से तो कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं मेरे मास्टर से कहूंगा और वो खुद मेरी मदद करेगा, क्योंकि इस बात को मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता कि कोई मेरे भाई को बचाने के लिए जाएगा नहीं। ये कहते हुए रैबिट गर्ल समेत तो वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो वैंग फैमिली का जो वो है वो यहाँ कहने लगता है कि आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करने की। अब तभी वो फैट गाय के ऊपर फ्रस्ट्रेशन में आके हमला कर देता है, लेकिन अचानक से ये अटैक नलिफाई हो जाता है और यहाँ हमारे ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि मैंने मेरे डिसाइपल को बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है, इन्हें डिसिप्लिन सिखाया है और वांग क्लैन के डिसिप्लिन सीखने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर के आते साथ ही ना सबकी बोलती बंद हो जाती है। तभी वो फैट गाय से कहने लगता है अभी मैं जिंदा हूँ और अभी तुम्हारे मास्टर को तुम्हें परेशान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लूंगा। रही बात हुआंग की, तो मैं खुद उसे लेने जा रहा हूँ और उसे अपने साथ वापस लेके ही आऊंगा। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस का फादर वो कहने लगता है कि पर सीनियर, आपकी इंजरीज अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हुई है। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ पे रह के एंसेस्ट्रल अल्टर के अंदर अपने वाउंड्स को हील कर लो और वापस से पुरानी हालत में आ जाओ। और मेरे ख्याल से इस वक्त यही बेस्ट होगा कि हम एक या दो किसी सुप्रीम बीइंग की हेल्प ले और उनके जरिए से ही हुआंग को वापस ले आए। जिसपे वो अपना सिर नामे हिलाते हुए कहते हैं कि नहीं, हुआंग मेरा डिसाइपल है, मैं खुद जाऊंगा उसे बचाने के लिए। और अगर कोई और जाएगा और उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर कुछ भी नुकसान होता है ना, तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। यहाँ पे तभी ग्रैंड एडलर अपनी सुप्रीम बैटल ब्लड को बर्न करना शुरू कर देते हैं, जिससे इनकी पावर और ज्यादा बढ़ने लगती है। और यहाँ पे वांग टू इस पावर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि ये तो अपनी सुप्रीम बैटल ब्लड को बर्न कर रहे हैं। तभी यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर है वो अपने उस धनुष को भी ले आते हैं और उसे अपने हाथों में थामने लगते हैं। साथ ही अपने सुप्रीम बैटल ब्लड अवेकनिंग की जो पीक लेवल की पावर है उसे भी वो अपने पूरी तरीके से रिस्टोर कर लेते हैं। इसी के साथ ग्रैंड एल्डर यहाँ पे अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। पूरा जगह फ्रीज हो जाता है, उनकी ऑरा रिलीज होती है और जहाँ से ये ऑरा गुजरती है वो जगह पूरी तरीके से जोन आउट हो जाता है। एल्डर का लुक भी चेंज होने लगता है, जिसके चलते वांग फैमिली समेत जिन फैमिली के एंसेस्टर सब के सब यहाँ बाहर आके उनका बस ये चलवा देख रहे थे। चारों तरफ गोल्डन थंडर एनर्जी कड़कने लगती है और यहाँ सुप्रीम थंडर लाइटनिंग को देखते साथ ही ये समझ आते हैं कि ग्रैंड एल्डर ने वापस से ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये देखते साथ ही जिन एंसेस्टर की भी बोलती बंद हो चुकी थी और अंत में वो बस इतना कहती कि उसने तो इस पूरे के पूरे एंटायरली एरा को ही सप्रेस कर दिया है और उसे सरपास करके वो अभी और ज्यादा तेजी से ग्रो करता जा रहा है। अभी इसकी लिमिट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंड एल्डर को देखते हैं, जहाँ उनकी पावर की ऑरा आसपास के प्लैनेट्स और एरियाज में भी फैल चुकी थी। तभी ग्रैंड एल्डर अपनी पावर का यूज करते हुए अपने बिल्कुल जवानी वाले दिन में आ जाते हैं और यहाँ हम मैंग त्यामजिन को उसकी पीक फॉर्म में देख पाते हैं, जहाँ वो बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है और अपनी पूरी ऑरा को रिलीज करते हुए वापस इस जगह को नॉर्मलाइज कर देता है। गाइस एक बात नोटिस करना कि यहाँ पर वो अपनी सुप्रीम ब्लड को बर्न कर रहे हैं ताकि अपने पीक फॉर्म को अचीव कर पाए, जिससे तुम समझ जाओ कि शी-हो उनके लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। यहाँ जितने भी लोग थे सब के सब उनके सामने नतमस्तक हो चुके थे, जिनके हाथों में बैटल फ्लैग था वो सब भी झुक चुके थे और चारों ओर बस यही बात चल रही थी कि सीनियर मैंग त्यामजिन इस वक्त अपने यूथ पीक फॉर्म में है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वापस से रिबॉर्न हुए हैं। तभी रैबिट गर्ल कहती है कि ग्रेट एल्डर, यकीन नहीं हो रहा कि जब आप यंग थे आप इस कदर हैंडसम थे, जरा उन्हें देखो, वो एक ट्रू हीरो की तरह शाइन कर रहे हैं। तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर अपनी आईज ओपन करते हैं और उसी फोरबिडन लैंड की ओर अपने उस वेपन को उठाकर टारगेट करते हुए कहने लगते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ हूँ। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा आज का परफेक्ट वर्ल्ड का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। गाइस तुम्हें लास्ट सीन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड्स हम सबसे पहले तुम्हारे लिए इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।